हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू लीडर अकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी का जो प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट का और वाइस प्रिंसिपल का जो मास्टर कोर्स बनाया है उसका मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1। तो इसमें मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 और साथ में यूनिट 1 है ना। आपने देखा था, पिछली वीडियो आपने देखी हो तो, नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा कि हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। कि 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था, टोटल 12 चैप्टर्स थे और उसमें अलग अलग 73 यूनिट्स थे। तो उसमें हम पहली वीडियो पे शुरू करते हैं चैप्टर 1 की यूनिट 1 का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो DSEAR दैट मीन्स दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में और स्कूल कैटेगरीज के ओवरव्यू करेंगे। स्कूल कैटेगरीज का ब्रॉडली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्कूल कैटेगरीज के बारे में। ओके तो इसमें DSER 1973 का जो ओरिजिन और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको समझ पाएंगे। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस को क्लैरिफाई कर पाएंगे। और जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो LG है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बारे में, DD के रोल्स के बारे में हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ में रियल एडमिनिस्ट्रेशन सिनेरियो और प्रिंसिपल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी आपके स्कूल्स हैं उसके बारे में पढ़ पाएंगे। और जो हमारे एग्ज़ाम्स में MCQ वगैरह आएंगे उनकी प्रिपरेशन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। कि इस वीडियो के लास्ट तक हम अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि DSER 1973 की ज़रूरत क्यों पड़ी। DSER 1973 की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले क्या था, 1973 से पहले अलग अलग अथॉरिटीज़ थी और वो सारी जितनी भी अलग अलग अथॉरिटीज़ थी वो अपने हिसाब से रूल्स चलाती थी। टीचर्स के कोई भी सर्विस कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं थी। आर्बिट्रेरी हायरिंग करती थी, जिसको मन कर लिया उसको हायर कर लिया, जिसको मन किया उसको फायर कर दिया। तो ये चीज़ें चलती थी। तो इसको रेगुलाइज करने के लिए DSEAR की स्थापना हुई। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्म रेगुलेशंस नहीं थी तो एक रूल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो DSEA 1973 एक्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? स्कूल्स की गवर्नेंस को यूनिफॉर्म करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखोगे तो आर्टिकल 246(4) की बात की गई है इसमें कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी था 1973 में, तो उसमें आप देख सकते हो कि दे डिड नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट ने ही आर्टिकल 246(4) में कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किया और DSEA एक्ट बनाया गया 1973। तो क्विक फैक्ट्स जल्दी से, DSER मतलब एक्ट्स प्लस रूल्स। शुरू हुआ 1973 में, एक्ट्स बने, रूल्स भी 1973 में बने। एक्ट नंबर कौन सा था? 18 ऑफ 1973। ये शायद इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। क्यों बनाया गया तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट रूल्स थे, डिफरेंट अथॉरिटीज़ फॉलो करती थी, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस नहीं थी, आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट होती थी, पुअर रेगुलेशंस थे प्राइवेट स्कूल्स के, और इसका कमर्शलाइजेशन किसका, स्कूल्स का, वो बढ़ रहा था। तो इस वजह से लिए इन DSEAR की स्थापना हुई 1973 में। अब सेम अभी अगर इसके बारे में बात करें तो देखो, याद करने के लिए कर लेते हैं BPRA। ये क्या हो जाएगा आपका? बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल बी। उसके बाद प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन P। उसके बाद इफेक्टिव रेगुलेशंस ऑफ प्राइवेट स्कूल R। और लास्ट में ए क्या है कि अकाउंटेबिलिटी हो एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट हो। इसलिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 की स्थापना हुई थी। तो दोबारा हो गए, क्यों क्या बोल सकते हो आप? बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल्स, planned development of school education, effective regulation of school system and accountability and protection of staff and student। सेम दोबारा यहाँ से कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्कूल गवर्नेंस के लिए, क्वालिटी स्कूल एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ के लिए, और रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो जो हमने अभी किया था BPRA, नीचे भी लिखा हुआ है मेमोरी ट्रिक BPRA। ये इम्पोर्टेंट क्यों है प्रिंसिपल्स के लिए? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है स्कूल का वो प्रिंसिपल होता है।
जितने भी ज़रूरी काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो सब कौन देखते हैं? प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसमें एक रेगुलेटरी बनी रहे, इसलिए DSEAR की स्थापना हुई थी। आर्किटेक्चर ऑफ DSEAR। तो अगर DSEAR के आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स दोनों अलग अलग हैं। देखो, एक्ट क्या होता है, अगर हम एक्ट की बात करें, अगर पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया है तो जो बोर्ड है वो लीगल अथॉरिटी और पावर्स क्रिएट करता है। ये क्या करता है? पावर्स क्रिएट करता है और लीगल अथॉरिटी क्रिएट करता है। लेकिन जो रूल्स हैं, रूल्स किस लिए काम आते हैं? जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर कैसे रहेंगे। किस चीज़ के लिए? ऑपरेशनल प्रोसीजर के लिए प्रिंसिपल के रूप में आपको जो डेली बेसिस पर रूल्स फॉलो करते हैं, पर जो लीगल बैकिंग मिलती है वो एक्ट से मिलती है। तो समझने के लिए आगे, रूल्स में और एक्ट में जो लीगल बैकिंग है वो आपको एक्ट से मिलेगी, और जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, वो दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स में लिखे हुए हैं। इन रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए, रिकॉग्नाइज प्रोसेस के लिए, मैनेजिंग कमेटी प्रोसीजर के लिए, सर्विस कंडीशंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए। तो इन चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। दिल्ली स्कूल एजुकेशन इनेक्ट किससे हुआ? किसने किया? पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था। और क्रिएट लीगल अथॉरिटी, डिफाइंस पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉड लीगल प्रोविजंस, ही हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अभी बात की थी। फ्रेम्ड और दिल्ली स्कूल एजुकेशन के अंडर रूल फ्रेम्ड अंडर द एक्ट बाय द गवर्नमेंट। प्रिस्क्राइब्ड, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा और पावर्स कैसे एक्सरसाइज होंगी, उनको एक्सप्लेन करते हैं। डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर कि प्रोसीजर क्या रहेगा उसका अच्छे से लिखा हुआ है, वो किस में है? दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स में, रूल्स के अंडर आ जाएंगे वो। तो एक प्रिंसिपल काम करता है एवरी डे थ्रू द रूल्स, बट एवरी एक्शन ड्राइव से लीगल अथॉरिटी, और वो उसको कहाँ से मिलेगी लीगल अथॉरिटी? एक्ट से। और रूल्स में क्या है? एडमिशन प्रोसीजर। तो इन दोनों को अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। दोबारा एक बार और देखो, एक ही स्लाइड में सारी चीज़ें बार बार रिपीट करने से याद हो जाएंगी। वाई आर रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट? टू प्रोवाइड डिटेल प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो रूल क्यों बनाए गए हैं, क्यों फ्रेम किए गए हैं? जिससे कि डिटेल प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसमें डिटेल प्रोसीजर पता हुआ आपको इम्प्लीमेंट करने का, उस एक्ट को प्रोविजन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये दिल्ली के हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात करें, देखो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कौन होता है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, सेकंड पोस्ट हो गई इसमें। और ये क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो जिसको आपको क्या करते हैं, जो डेली रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं, रिकॉग्नाइजेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। एडवाइजरी बॉडी, तो जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में, उनको जो एडवाइस करेंगे वो एडवाइजरी बॉडी क्या करेगी? आपकी एडवाइस करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा स्टैट्यूटरी पावर्स को, अप्रूव करेगा मेजर लीगल एंड पॉलिसी डिसीजन की जहाँ पे ज़रूरत होगी, और वो कौन होते हैं दिल्ली में? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट्स करते हैं प्रोविजंस ऑफ DSER को, सुपरवाइज करते हैं रिकॉग्नाइजेशन को, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का, एंड इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। अगेन एक बार और सेम चीज़, अब एडवाइजरी बॉडी क्या करती है? रिकमेंड करती है एजुकेशनल रिफॉर्म्स को, एडवाइस ऑन द पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। अथॉरिटी की बात कर ली हमने, अथॉरिटी कौन है और उसका रोल क्या है? तो एक बार और इस बार अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? LG है। अप्रूव क्या करते हैं, वो काम क्या होता है? अप्रूव करते हैं स्टैट्यूटरी लीगल एंड पॉलिसी डिसीजंस वेयर, जहाँ भी ज़रूरत होती है। DOE क्या है? अभी हमने बात की थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, ये कौन सी बॉडी है? ये एग्जीक्यूटिव हेड है। क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड। और ये क्या सुपरवाइज करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है उनको। एडवाइजरी बॉडी ये एडवाइज करती है किस पे? पॉलिसी मैटर्स पे, स्कूल एजुकेशन के।
सो अब क्वेश्चंस एग्जाम बूस्टर्स, हु इज द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द डायरेक्ट दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। जो हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो तो एलजी है, और जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो ये अगेन दोबारा लिखा हुआ सेम चीज। नाउ वी नो द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडरस्टैंड द लीगल, ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाला है तो वहां पे देखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, सेक्शन 2 से रिलेटेड। सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, एक स्लाइड आगे होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जितनी भी डेफिनेशंस हैं डीएससीआर की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो सारी किस में मिलेंगी आपको, सेक्शन 2 में। कौन कौन सी डेफिनेशंस, कौन कौन सी टर्म्स बात करें तो उन्होंने ये बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है, मैनेजर क्या है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, तो ये सारी कहाँ मिलेंगी आपको, सेक्शन 2 में। किस में, डीएससीआर में। तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 में, कहाँ पे, सेक्शन 2 में। ओके, तो अगेन अब सेक्शन 2 में क्या है याद हो जाएगा साथ साथ में, डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशन, वैसे तो सेकंड में जैसे अभी हमने बात की सारी नहीं लिखी हुई, आप कुछ बस इतना याद रख सकते हो, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि 2A 2E 2H 2N 2U, तो ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या याद रखना है कि डेफिनेशंस किस में है, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटर की, डायरेक्टर की, एम्प्लॉय की, मैनेजर की, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की, सेक्शन 2 में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में भी किया था, आपको याद हो गया होगा, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उसके बाद डीओई की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन, तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड है। उसके बाद कवर्स बोथ कैटेगरीज एम्प्लॉय की, कौन कौन सी बोथ कैटेगरीज, टीचिंग एम्प्लॉय हो या फिर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हो, दोनों इसमें आएंगे, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के, किसमें, एज ए एम्प्लॉय ऑफ। मैनेजर रिप्रेजेंट द स्कूल, लीगली रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन मैंडेटरी है, तो रिकॉग्नाइज स्कूल क्या होते हैं ये अभी हम दोबारा देखने वाले हैं, तो वो किस में आएंगे आपके 2U में, उनकी डेफिनेशंस भी आपकी सेक्शन 2 में दे रखी है। प्रिंसिपल्स के परस्पेक्टिव से दीज डेफिनेशंस डिटरमाइन कि कौन लीगल अथॉरिटी है, कौन डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है, विच स्कूल्स जो डीएससीआर के अंदर है कौन से स्कूल्स कवर होते हैं, और किसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। Whenever a term is defined in section 2, always use the statutory definition, not the ordinary meaning. तो एडमिनिस्ट्रेटर सेम चीज, चीफ मिनिस्टर नहीं होता दिल्ली का, कौन होता है, एलजी होता है, और वो तो लिखा ही हुआ है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको वहाँ से भी और चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आती है। तो चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन, जो हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन के साथ आपको याद हो जाएंगे। तो देखो अगर आपको टाइम लग रहा है, थोड़ा क्वेश्चन रीड करने में, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है मैं स्टार्ट कर देता हूं। इसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, 3 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग क्या है, एलजी ऑफ दिल्ली। अंडर डीएससीआर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका मीनिंग क्या है, एलजी की बात कर रहे हैं, एलजी ऑफ दिल्ली। पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये लिखी हुई है हमारे किस में, ये कौन सी हमारी स्टेटमेंट 2। और स्टेटमेंट 3 लिखी हुई है हमारे पास कि इसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, कंटेन्स द डेफिनेशंस यूज थ्रू आउट एक्ट। जितनी भी एक्ट्स में, जो हमारा डीएससीआर एक्ट की बात कर रहे हैं हम 1973 की, इसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में लिखी हुई हैं। तो अब इनमें से केवल पहला ठीक है, पहला फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। तो वीडियो रोक सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा गलत है कौन सा ठीक है। तो देखो अभी हमने बात की, जो पहला एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो हमने बात कर ली थी कि ठीक है एलजी है। डीओई क्या हाईएस्ट है, नहीं, वो कौन है, एलजी है, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की। तो डीओई क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड था हमारा, एग्जीक्यूटिव हेड है हमारा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा, सेकंड गलत है। तो सेकंड गलत है, तो इनमें से कौन सा हुआ, बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक। तो ये अभी हमने बात की, एक बार और देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एलजी है, और वो क्या है, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और उनका काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंट करना।
ठीक है। तो अगेन बार बार यही चीज़ें हैं, याद रखनी है। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, एलजी। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हेड कौन हो गया, डीओई, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। चलिए, अगर थोड़ी स्पीड कम ज़्यादा लगे तो आप बता सकते हो, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा मैनेज करने का। इस स्लाइड में हम बात करेंगे डीएससीआर जो 1973 है वो कहाँ अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होगा, सिंपल आंसर है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में। जितने भी दिल्ली में रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं उनमें सभी में डीएससीआर 1973 जो हमारा ये एक्ट है ये क्या होगा, अप्लाइज होगा। क्या इलीगल और अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई होगा, नहीं। क्या दिल्ली के बाहर अप्लाई होगा, ऑफ कोर्स नहीं। तो जो रिकॉग्नाइजेशन है वो एंट्री गेट है किस चीज़ का, कि उसमें स्कूल्स में रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में ही जो हैं वो आपके लीगली एडमिशन ले सकते हैं। किसका एडमिशन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का। बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं स्टाफ अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और रिसीव करेंगे क्या, रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड परमिशंस। तो जो क्या अनऑर्गेनाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं वो ये सारे काम कर पाएंगे, तो उसमें सिंपल है, जो ऊपर पढ़ा था उसको मना कर देना कि एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे, एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाएंगे उनके बच्चे, और उनको कोई भी प्रोटेक्शंस नहीं होगी, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस नहीं होगी। तो सेम उसका अपोजिट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये किस पे अप्लाई होता है, दिल्ली के स्कूल्स में, और वो भी किस पे, जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं। केवल गवर्नमेंट नहीं, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं सब पे। अब रिकॉग्नाइज्ड के बारे में, रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, आगे देखने वाले हैं। सो बिफोर ओपनिंग अ न्यू क्लास, ये ऑफकोर्स आप बोल रहे हो कि हमारे लिए कहाँ काम आएगा। बिफोर ओपनिंग अ न्यू क्लास, इंक्रीजिंग इनटेक, स्टार्टिंग अ न्यू स्ट्रीम, और एक्सपेंडिंग स्कूल स्टेजेस, ऑलवेज वेरीफाई। क्या वेरीफाई होता है, रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस, स्टेज अप्रूवल, और डीओई सैंक्शन। ये सारी चीज़ें चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं जो हमारे कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स हैं कि कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं स्कूल्स। कितने में बात की थी हमने, 4 में। कौन कौन से, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होते हैं, जो 100% गवर्नमेंट फंडेड और मैनेज्ड हो। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स क्या होते हैं, मैनेज तो प्राइवेटली होते हैं, प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट ट्रस्ट, लेकिन गवर्नमेंट से उनको एड मिलती है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स कौन से हो जाएंगे, जो प्राइवेट सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहा है, और लेकिन जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है, उनकी फीस से या खुद के रिसोर्सेज से। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, तो माइनॉरिटी सोसाइटी चलाएगी, साथ में एडेड भी हो सकते हैं, अनएडेड भी हो सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 30 का 1, वो क्या करता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने का प्रोविजन उसमें लिखा हुआ है आपका। तो अगर पूछा जाए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 31। ओके, एग्जाम टिप, जब लिखा हुआ तो सारी चीज़ें देखेंगे अच्छे से। डू नॉट कन्फ्यूज गवर्नमेंट स्कूल विद गवर्नमेंट एडेड स्कूल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। जो एडेड स्कूल्स हैं वो प्राइवेटली मैनेज होते हैं, बट रिसीव करते हैं क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस। किससे, गवर्नमेंट से। तो अब इन 4 को हम कंपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं कंपेयर करने वाले क्वेश्चन के बाद कंपेयर करेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी देख लिया था हमने, तो उसका आंसर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वीडियो अगेन स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो इसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो एडेड स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट मैनेजमेंट चलाती है। पहला ऑप्शन, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट से चलाएंगे। और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स रिसीव्ड गवर्नमेंट सैलरी ग्रांट। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर प्राइवेटली मैनेज्ड बट रिसीव्स गवर्नमेंट ग्रांट इन एड। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम डीएससीआर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, आपको ये बतानी है। वीडियो पॉज कर लीजिए।
देखो कौन सी गलत है अब वो देख लीजिए एक बार, पहला पढ़ लेते हैं दोबारा। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल रिसीव्ड गवर्नमेंट सैलरी ग्रांट, अनएडेड लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगी, तो गलत हो गया। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर प्राइवेटली मैनेज बट रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट इन एड, एडेड स्कूल को तो मिलती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम द डीएससीआर, तो नहीं, एग्जाम्पशन तो किसी की भी नहीं मिली हुई, तो ऑप्शन इसमें से कोई भी ठीक नहीं है क्या। चलो देखते हैं आगे। तो इन्होंने क्या बोला हुआ, पहला भी इनकरेक्ट, शायद मैंने गलत पढ़ लिया। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, एक सेकेंड क्वेश्चन दोबारा देखते हैं पीछे। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं एडेड है तो प्राइवेटली मैनेज्ड होंगे, ठीक है, इसलिए गलत था। तो इसमें कौन सा ठीक मिला था हमारा, केवल सी ठीक है। तो अभी हमने बात की थी ना कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ध्यान से पढ़ना है, शायद मैंने ही पढ़ने में गलती कर दी, तो ध्यान से पढ़ना है। तो बाकी तो हमने सारे ऑप्शन ठीक पढ़े थे, तो क्वेश्चन इसका सी ऑप्शन ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वो प्राइवेटली मैनेज होते हैं, और देखो हम ध्यान से पढ़ते तो भी पता चल जाता, दोनों में गवर्नमेंट एडेड की बात कर रही थी, ए में और सी में भी, तो दोनों, एक में लिखा हुआ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, दूसरे में लिखा हुआ है प्राइवेटली मैनेज, तो दोनों आपके आंसर्स ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक बार और, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं वो प्राइवेट मैनेजमेंट होती है लेकिन उनको ग्रांट्स मिलती हैं। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स होते हैं, मैनेजमेंट भी प्राइवेट है और कोई ग्रांट नहीं मिलती। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी बता दिया कि वो कौन से आर्टिकल में बात कर लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 31 के अंडर उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इसमें एडेड अनएडेड की बात नहीं थी, कैसे भी हो सकते हैं। और दूसरा, कंप्लीटली एग्जम्प्ट नहीं होते DSEAR से, रेगुलेशंस उन पे भी होंगे। हाँ ये लिखा हुआ पूरा कंप्लीट। गवर्नमेंट स्कूल्स ऑनरशिप गवर्नमेंट, मैनेजमेंट गवर्नमेंट, फंडिंग 100% गवर्नमेंट, रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट रूल्स, अभी आपने देखा था कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के आपको तो पता है यूपीएससी करने वाला है, बाकी रिक्वायरमेंट से DSS भी करता है। सैलरी पैरिटी, यस, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोर्स जरूरत पड़ेगी। देखो रिकॉग्नाइजेशन तो सबको चाहिए, अदरवाइज इलीगल हो जाएंगे। सैलरी पैरिटी की बात सभी में करते हैं, पहले में तो सीधा यस लिखा हुआ, बाकी किसके अंडर है, सेक्शन 10 के अंदर। रिक्रूटमेंट फर्स्ट वाले का यूपीएससी एंड DSS भी है, गवर्नमेंट एडेड है तो नॉर्म्स के हिसाब से चलेगा, DOE नॉर्म्स और मैनेजिंग कमेटी के हिसाब से। प्राइवेट है तो नॉर्म्स तो वहाँ पे भी होंगे लेकिन DOE नॉर्म्स के हिसाब से होंगे, लेकिन मैनेजमेंट, और प्राइवेट वालों की प्राइवेट अनएडेड है तो उनके खुद के मैनेजमेंट होगा। और माइनॉरिटी में तो ऑटोनॉमी मिली हुई है, ठीक है, लेकिन अगेन 30 अंडर आर्टिकल 31 के अंदर। ओके, फंडिंग अप टू 95%, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड, माइनॉरिटी एडेड भी हो सकते हैं, अनएडेड भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको अगेन दोबारा पढ़ना है तो दोबारा देखना है तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 331, तो देखो इतनी बार रिपीट हो रही हैं सेम चीज़ें, इसलिए इतनी वीडियो बनने वाली है कि आपको यहीं पे याद हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बात करें तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिलती है, ये हमने कर लिया। इसका मतलब है कि वो स्टाफ सिलेक्शन और मैनेजिंग कमेटी में ऑटोनॉमी रखते हैं। तो अभी जब हमने पिछली स्लाइड देखी थी तो उसमें क्या किस किस चीज़ में ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी मिली हुई थी किसमें, कि हमने बात की माइनॉरिटी जो मैनेजमेंट है उसमें भी ऑटोनॉमी है, और उनको कौन रन करेगा उसमें भी ऑटोनॉमी है। तो यहाँ पे आप एक बार और देख सकते हैं कि मैनेजिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी है। ग्रेटर ऑटोनॉमी किस चीज़ में, स्टाफ सिलेक्शन में ऑटोनॉमी है, अकॉर्डिंग टू उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसको रन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसमें ऑटोनॉमी है। लेकिन कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप ऑटोनॉमी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लें, तो टीचर की क्वालिफिकेशन नॉर्म्स तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, सैलरी पैरिटी रखनी पड़ेगी सेक्शन 10 के अंडर,
फायर सेफ्टी एंड बिल्डिंग सेफ्टी रखनी पड़ेगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और पोक्सो एक्ट जो कंप्लाइंसेज हैं वो चलाने पड़ेंगे आपको, लागू होंगे वहाँ भी, और रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ेगी, तभी लीगली माना जाएगा, अदरवाइज इलीगली माना जाएगा। तो बाकी एक बार और पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट इम्यूनिटी फॉर द, कि ये नहीं कि आप रूल्स फॉलो ना करें। तो ऑटोनॉमी तो देता है लेकिन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बेसिक चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, बच्चों की सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, टीचर्स की क्वालिफिकेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, तब भी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड में एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर DSCR 1973। तो कितनी पावर्स में डिवाइड कर रखे हैं? 5 में। कौन कौन सी पावर है? रिकॉग्निशन की, इंस्पेक्शन की, डायरेक्शन की, फाइनेंशियल ओवरसाइट और एनफोर्समेंट। ये क्या क्या है? रिकॉग्निशन की बात करें तो ग्रांट करना या विड्रॉ करना, ग्रांट देना, सस्पेंड करना, विड्रॉ करना, किस चीज़ को? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्कूल। ये किसकी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है? DSCR की। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पावर दे रखी है DSCR से, किसको? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, दोबारा बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पावर्स मिली हुई हैं DSCR से। किस चीज़ की पावर्स मिली हुई हैं? कि स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन की, उनको ग्रांट देने की, सस्पेंड करने की, विड्रॉ करने की, ये रिकॉग्निजेशन की स्कूल्स की। ओके। उसके बाद इंस्पेक्शन की पावर मिली हुई है। इंस्पेक्शन किस चीज़ का? इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करना है, रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का करना है। ओके। डायरेक्शंस मतलब जितने भी सर्कुलर्स हैं या ऑर्डर इश्यू करना, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर किसको है? DOE को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को। फाइनेंशियल ओवरसाइट मतलब ऑडिट, स्कूल का ऑडिट, फी स्ट्रक्चर, कंप्लाइंसेस चेक करना, इसकी पावर किसको है? DOE की। ये तो न्यूज़ में भी रहा होगा, अगर आपको याद हो तो 2-3 साल पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, कि फाइनेंस फीस नहीं बढ़ रही है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में जो एडिट हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो DOE कौन देखता था उसको? LG देखते थे, या DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट सेटअप करती थी। तो वो चीज़ें आपको पता है, अगर नहीं तो एक बार और देख सकते हैं। ओके। एनफोर्समेंट, वायलेशन पर नोटिस भेजकर एक्शन लेना, इश्यू सो कॉज नोटिस, और एक्शन लेना अगर जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो वायलेट हो रही हैं बार बार। तो कितनी पावर्स की बात की है हमने यहाँ पे? 5 पावर। किसकी? DOE की। कौन कौन सी? रिकॉग्निशन, इंस्पेक्शन, डायरेक्शन, फाइनेंशियल ओवरसाइट, तो एनफोर्समेंट। तो ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी LG की पावर है या उसकी DOE की पावर है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चेक कर ले जो अभी पढ़ा है उसकी नॉलेज आपने कितना पढ़ा। विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड अंडर DSCR 1973 टू ग्रांट और विड्रॉ रिकॉग्निशन? कौन सी स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड होगी। ओके। रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली, CBSE, NCTE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, स्कूल मैनेजिंग कमेटी। तो ये किसकी पावर है? अभी हमने इतनी बार कर लिया तो शायद आपको इसका आंसर आता होगा। क्या होगा आंसर? DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है। ओके। ये आंसर DOE पे टिक लगा हुआ है। सेम एक्सप्लेनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पढ़ना है तो अगेन पॉज कीजिए एंड आगे देखिए। सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 क्या है? सेक्शन 20 किस चीज़ से बात करता है? अगर हम सेक्शन 20 की बात करें तो सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि कोई स्कूल अगर बार बार द एडमिनिस्ट्रेशन में, अच्छा पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ लेंगे एक बार। अगर कोई भी स्कूल बार बार क्या कर रहा है? रूल्स को वायलेट कर रहा है। अगर कोई स्कूल बार बार रूल्स को वायलेट कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, तो या फिर DOE के ऑर्डर नहीं मान रहा, तो जो सेक्शन 20 है वो DOE को पावर देता है। किस चीज़ की पावर देता है? कि टेक ओवर करने की, स्कूल मैनेजमेंट को टेक ओवर करने की। और लेकिन इसका पीरियड, मैक्सिमम पीरियड कितना है? 3 साल के लिए। सेक्शन 20 की बात दोबारा कर लेते हैं। सेक्शन 20
डीओई को पावर देता है अगर कोई भी स्कूल फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, डीओई की डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है, जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहा है ना, स्टूडेंट्स की सेफ्टी अगर खतरे में है तो, और इन वॉयलेशंस को बार बार ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार पे तो सो कॉज नोटिस निकल जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हियरिंग की कि आप वॉयलेशन क्यों किया। लेकिन अगर आप बार बार वॉयलेशन कर रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो, उन चीज़ों में फेल हो रहे हो जवाब देने में, तो 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए जो मैनेजमेंट का टेक ओवर है वो डीओई कर सकता है। ये किस में लिखा हुआ है आपके सेक्शन 20 में, तो सेक्शन 20 दिल्ली का, ऑफकोर्स डीएसईआर का। अभी पढ़ा, इतनी बार रिपीट किया तो इसका आंसर तो आप इजीली बता पाओगे। वीडियो पॉज करने की ज़रूरत लगे, मुझे नहीं लगता आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैनेजमेंट टेक ओवर द अंडर सेक्शन 20। तो किस सेक्शन 20 के अंडर कितने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। एक साथ सब लोग आंसर बताएंगे, कितने साल, 3 साल। ये हमने पढ़ लिया, इसका आंसर आपने देख लिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलें। ओके, प्रिंसिपल्स डेली कंप्लाइंस डैशबोर्ड, इसमें लिखा हुआ है एज ए फ्यूचर प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल बनने वाले हो, आपको 5 एरियाज को डेली मॉनिटर करना है। कौन कौन से 5 एरियाज हैं, स्टूडेंट सेफ्टी, रिकॉर्ड्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, फाइनेंशियल कंप्लाइंस हो, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस फॉलो होनी चाहिए, और लीगल कंप्लाइंस होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें आपको डेली मॉनिटर करनी है। तो स्टूडेंट सेफ्टी मतलब सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। जो आपके एडमिशन रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपर होने चाहिए। अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बच्चों की, स्टाफ की प्रॉपर होनी चाहिए। स्टाफ का रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर अकाउंट्स होने चाहिए फाइनेंशियल। जितने भी रजिस्टर्स हैं ऑफिशियल रजिस्टर्स अपडेट होने चाहिए। जितने भी डीओई के सर्कुलर्स आएंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। टाइमली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और जितने भी आपके पास सर्कुलर्स आए हैं या आएंगे उनको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। लीगल कंप्लाइंस जो 1973 डीएसईआर के कंप्लाइंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो पता होंगे तभी आप फॉलो कर पाओगे। मेंटेन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अगेन रिमेंबर, डेली कंप्लाइंस प्रिवेंट्स फ्यूचर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो प्रिंसिपल हो, हाईएस्ट आप लीडर हो स्कूल के, तो आपको क्या करना है, सारे सबको साथ लेके चलना है, सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो जो डेली 5 चीज़ आपको डेली मॉनिटर करनी है वो लिखी है यहाँ पे। क्विक रिवीजन, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ा, ग्रांट कौन देता है उसके बारे में पढ़ा, स्कूल की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती हैं उसके बारे में पढ़ा, है ना। एलजी किस चीज़ का हेड है, डीओई किस चीज़ का हेड है, आपको वो पता होना चाहिए। सेक्शन 20 के बारे में कि टेक ओवर कब होता है, कितने साल का होता है मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल्स के डेली कंप्लाइंसेस के बारे में पढ़ा। तो आपको अगर इनके सबके, आपने इन सबको अच्छे से पढ़ लिया है तो नेक्स्ट स्लाइड आपके बहुत काम की है। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है आपके बहुत काम की है, ये रही। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, स्कूल रिपीटेडली इग्नोर कर रहा है डीओई की डायरेक्शंस को, मेंटेन्स इम्प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं रख रहा, फेल टू कंप्लाई डीएसईआर प्रोविजंस। मोस्ट रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कौन से होंगे, ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में है या नहीं है वो आप बता सकते हो साथ में। तो रिकॉग्नाइजेशन बाय सीबीएसई, सेक्शन 20 मैनेजमेंट टेक ओवर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रिजोल्यूशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन डिसीजंस क्या होंगे, तो ऑफकोर्स इसका एक ही आंसर है क्या, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में मैनेजमेंट टेक ओवर कब हो रहा है, अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि जब फाइनेंशियल फ्रॉड हो, ठीक है, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स की सेफ्टी ना हो, या फिर रिकॉर्ड्स प्रॉपर ना हो, तब के बारे में बात की थी। ओके, ये स्लाइड 21, इसमें जो अभी तक आपने पढ़ा है शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट देख सकते हैं,
और इसके बाद आपको देने हैं आंसर्स इन 5 क्वेश्चंस के, रैपिड फायर चैलेंज। तो मैं एक जल्दी से इनके क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। रिकॉग्निशन कौन देता है? हु ग्रांट्स रिकॉग्निशन, ये था, हु ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू स्कूल्स अंडर DSER। कितनी कैटेगरीज हैं स्कूल्स की? मैनेजमेंट टेक ओवर के बारे में बात की गई है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैनेजमेंट टेक ओवर कितना हो सकता है, डायरेक्शंस कौन इश्यू करता है। ठीक है, इनके आंसर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखोगे, चलो मत लिखिए, आपकी मर्जी है, खुद से देखिए इसके आंसर्स, और 5 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं ये भी देखना है। आंसर नेक्स्ट पेज पे है, वीडियो पॉज कीजिए, सबके आंसर दीजिए, देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में से आपके कितने मार्क्स हैं, ये रहे आंसर आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपके अगर सारे आंसर्स ठीक थे तो ऑफकोर्स वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर थे तो वेरी गुड, उसके बाद तो अगर उसके कम है तो वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, नोट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, है ना, नोट्स तो बना लेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, और या फिर वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। तो ये रहे सभी के आंसर्स। रिकॉग्निशन कौन देता है? एडमिनिस्ट्रेशन, DOE, इन दोनों में से। ओके, स्कूल्स के टाइप 4, कौन से? गवर्नमेंट, एडेड, अनएडेड एंड माइनॉरिटी। जो मैनेजमेंट का टेक ओवर है कौन से सेक्शन में आता है? 20 में। कितने साल के लिए? मैक्सिमम 3 साल के लिए। कौन डायरेक्शन कौन इशू करता है? तो DOE या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस टाइम पे, वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। ठीक है, इसका भी बताना। तो ये 5 क्वेश्चंस रैपिड। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली, वीडियो 1। इसके बाद जो हम सेकंड वीडियो में क्या देखने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल्स, माइनॉरिटी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे किस में आने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।